कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। जावा में हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं जावा में। तो कंस्ट्रक्टर जैसे हमारे एक क्लास में मेथड्स होते हैं, तो मेथड को जैसे मान लो कई बार हमें वेरिएबल्स को सिर्फ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज़ करना है। सपोज़ हमारी एक क्लास में एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, इनको आपको सिर्फ इनिशियलाइज़ करना है या सिंपल सी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो इनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में मेथड्स बना लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि हमने एक मेथड मान लो बना लिया गेट डाटा। इसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर्स देने के बाद तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो रहा है कि इनिशियलाइजेशंस ही हो रही हैं, कोई खास कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई, लेकिन ये तब तक इनिशियलाइजेशन नहीं होगी जब तक इस फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जाएगा। काम बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अगर आपने गेट डाटा को अलग से ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया तो ये इनिशियलाइजेशंस नहीं होंगी। तो क्या होगा, अगर इसके बाद वाले मेथड को इनकी इनिशियल वैल्यूज़ चाहिए तो इनिशियलाइजेशन ना होने के कारण रॉन्ग कैलकुलेशन की तरफ भी आप जा सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर हमें एक मेथड देते हैं। कंस्ट्रक्टर एक तरह के स्पेशल मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं आपके इनिशियलाइजेशन के लिए, यानी कि कुछ वेरिएबल्स को की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये हमारे स्पेशल मेथड्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। इनमें अलग बात क्या होती है कि जो आपकी क्लास का नेम होता है, सपोज़ आपकी क्लास का नाम है एडिशन, ठीक है, या कुछ भी आप नाम सोच के चल लो, क्लास का नाम मान लो ऐड है। तो कंस्ट्रक्टर इस क्लास में जिस मेथड को आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करोगे उसका नाम भी वही होना चाहिए जो आपकी क्लास का नेम है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैंने लिखा है क्लास का नाम ऐड है, तो ADD। तो क्लास के अंदर जो आप मेथड इस तरह का लोगे जो इनिशियलाइजेशन के लिए लोगे, तो उसका नाम भी वही रखोगे जो क्लास का नेम होगा। तो ये इसका रूल है पहला। और दूसरा क्या है कि आपको इसके अंदर क्या करना होता है, सिर्फ इनिशियलाइजेशंस करनी है। जैसे मान लो मैंने किया a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 10 सपोज, और कोई ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना। तो पहली बात तो क्या हो गई कि इसका नाम वही हो गया जो हमारी क्लास का नाम था। दूसरी बात ये हो गई कि इसके अंदर इनिशियलाइजेशंस जैसे छोटे काम आपको करने हैं। तीसरा रूल क्या हो गया कि ये कुछ रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, कुछ भी आप रिटर्न टाइप देते हो मेथड में या वॉइड देते हो, ऐसा इसको के साथ कुछ भी नहीं करना। अब जो मेन चीज़ मैंने आपको बोली थी कि कंस्ट्रक्टर हमारे उन फंक्शंस में अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ना यूज़ करें, ऑर्डिनरी मेथड्स को यूज़ करें, तो क्या होता है उन मेथड्स को हमें कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी आप इस पर्टिकुलर क्लास की हम बात करें, मान लो ये क्लास डेफिनेशन कंप्लीट है, इसके बाद आपने मेन प्रोग्राम आपका शुरू कर लिया। मेन प्रोग्राम में आप जब इस क्लास का, इस ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, मान लो मेन क्लास का नाम आपका टेस्ट है, ठीक है, क्लास टेस्ट, इसके अंदर आप पब्लिक स्टैटिक, यानी कि आप मेन फंक्शन प्रोवाइड करते हो, यहीं से आपका एग्जीक्यूशन शुरू होता है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो क्लास का नाम क्या है आपका ADD। ऑब्जेक्ट का नाम हम मान के ले लेते हैं कि हमने नाम रखा A1 इज इक्वल टू न्यू ADD, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी है, जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इनको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, अलग से, यानी कि आपके प्रोग्राम में आपको ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे।
तो जैसे ही A1 क्रिएट होगा तो A1 के अंदर A और जो B है ये अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ले लेंगे। A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी A1 डॉट A इज इक्वल टू 1, A1 डॉट B इज इक्वल टू 10। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, एक तो क्या हो गया, जो क्लास का नेम है वो सेम होगा कंस्ट्रक्टर का नेम, और कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, ये वही नेम कंसिडर कर लेते हैं जो इनकी क्लास का। और ये जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसमें हमें स्मॉल कैलकुलेशन रखनी है या सिर्फ इनिशियलाइजेशन यानी वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन जैसे छोटे काम करने हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर का। मान लो हमारी क्लास का नाम है, हमने एक ट्रायंगल का प्रोग्राम लिखा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग क्लासेस इन जावा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने क्लास का नाम रख लिया है ट्रायंगल, इसमें दो वेरिएबल ले लिए, बेस और हाइट, बेस फॉर बेस ऑफ द ट्रायंगल और हाइट फॉर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब मैंने इसमें एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा जिसका नाम वही ले लिया जो क्लास का नाम था। तो क्लास का नाम क्या है, ट्रायंगल है, तो मेथड का नाम भी ट्रायंगल ले लिया। इसको दो पैरामीटर हमने पास किए, ए और बी। अब क्या हमने लिखा, बेस इज इक्वल टू ए, हाइट इज इक्वल टू बी। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू इसके थ्रू आपके ट्रायंगल फंक्शन के थ्रू ए और बी की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, आपके बेस को, ए की वैल्यू बेस को साइन हो जाएगी और बी की वैल्यू हाइट को साइन हो जाएगी। तो दोनों वेरिएबल्स हैं जो हमारे वैल्यूज ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने ट्राई एरिया नाम का फंक्शन लिखा हुआ है। ट्राई एरिया फंक्शन हमने किस लिए लिखा है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या होगा, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया इसमें और फार्मूला अप्लाई कर दिया और फाइनली जो भी आंसर आया उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को एक्चुअल में रन करोगे तो आप थोड़ा डाटा टाइप्स का देख लेना। मुझे लग रहा है कि फ्लोट इसको कम रहेगा तो हमें एरिया को डबल लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ ऑनलाइन में, यहीं पे ही डबल, और रिटर्न टाइप भी अब डबल हो जाएगी, ठीक है। डबल की जो लेंथ है वो फ्लोट से डबल हो जाती है, यानी फ्लोट हमारा 4 बाइट्स का है तो डबल हमारा 8 बाइट का होता है। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ कि हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो जाता है क्लास टेस्ट, और यहाँ पर हमने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल ले लिया एरिया 1 नाम का, जिसमें हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट होके वापस आएगा। तो इसको भी हमें डबल ले लेना चाहिए, डबल एरिया 1। अब हमने इस लाइन में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्राई1 इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल। तो इससे क्या होगा, ट्रायंगल का ट्राई1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके आगे के प्रोग्राम में ट्रायंगल वर्ड नहीं यूज होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब ट्रायंगल के बाद यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया है 5,10। 5,10 क्यों, क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम में जो कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। आप देखो ऊपर मैंने लिखा ट्रायंगल, इसको 2 इंटीजर्स चाहिए रन होने के लिए, तो 2 इंटीजर वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास कर दी इसको। उसके बाद हमारा ए और बी की वैल्यूज क्या होगी, 5 और 10 हो गई। अब हमने कॉल किया ट्राई1 डॉट ट्राई एरिया, इससे क्या होगा, हमारा ट्राई एरिया मेथड कॉल होगा। ट्राई एरिया मेथड क्या करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेगा और आंसर को मेन प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न करेगा और फाइनल आंसर हमारा एरिया 1 में आके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया 1 में फाइनल आंसर है और एरिया 1 से आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो मेन थिंग जो इस प्रोग्राम में थी, हमारी कंस्ट्रक्टर की बात हम कर रहे थे, तो क्लास का नेम वही है जो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम है। आप देखो मेन प्रोग्राम में हमने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो जाएगा। बस कंस्ट्रक्टर को रिक्वायर्ड वैल्यूज पास किए हैं, तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोल देते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनको पैरामीटर्स की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्टर वो भी होते हैं जिनको पैरामीटर्स की जरूरत नहीं होगी, तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो उस ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट इंस्ट्रक्टर। इसी प्रोग्राम को एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्लास का नाम है ट्रायंगल, तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, बेस और हाइट।
ट्रायंगल नाम का कंस्ट्रक्टर लिखा है, इसके को मैंने कुछ भी पास नहीं किया। इस मेथड के अंदर बेस को 5 और हाइट को 10 मैंने डायरेक्टली कर दिया, यानी कि आपको वैल्यूज नहीं पास करनी है, इसके अंदर अपने आप ही दोनों असाइनमेंट्स हो जाएंगी। आगे फिर वही एरिया का मेथड लिखा है, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, हो चुका है ये। अब हमारा मेन क्लास शुरू होती है, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ मेन लाइन ये है हमारी, ट्रायंगल का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ट्राई1 इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें कोई पैरामीटर नहीं पास करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। बस जैसे ही आपका ये ट्राई1 क्रिएट होगा तो आपका क्या होगा, इसमें इसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ट्रायंगल फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा, बेस की वैल्यू अपने आप 5 हो जाएगी, हाइट की वैल्यू अपने आप 10 हो जाएगी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ट्राई1 डॉट बेस इज इक्वल टू 5, ट्राई1 डॉट हाइट इज इक्वल टू 10। तो फाइनली आप एरिया को प्रिंट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी आप थोड़ा डाटा टाइप्स को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हम डबल ले लेते हैं फिर से, और यहाँ पर भी हम डबल ले लेते हैं, और जहाँ पे इसको कॉल किया है मेन प्रोग्राम में एरिया वन के लिए भी डाटा टाइप को मॉडिफाई कर देते हैं। इन प्रोग्राम्स को आप या तो अगर जावा इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, नहीं तो जावा ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं उन पे जाके रन, इसको कॉपी पेस्ट करके या यहाँ से देख के आप वहाँ पर जाके इसको रन करके देख सकते हो माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, साथ में हमारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट इज पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, डिटेल बाद में देखेंगे इसकी, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड किसको बोलते हैं हम लोग जावा में, फंक्शन के लिए मेथड वर्ड यूज होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, कई बार आपके प्रोग्राम में आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है कि एक से ज़्यादा मेथड्स का नाम सेम हो। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इसके पहले जो यूज़ होती थी, अभी भी यूज़ होती है, उसमें एक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन का जो नेम है, एक से ज़्यादा फंक्शंस का नेम सेम नहीं हो सकता, सी ये अलाउ नहीं करती। सेम रखने की ज़रूरत क्या होती है कि मान लो आप एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स कर रहे हो और उसी प्रोग्राम में भी आपको एक फंक्शन और लिखना है, एडिशन ऑफ 2 फ्लोट वैल्यूज। तो दो फंक्शंस लिखने होते हैं सी में, कि एक बार इंटीजर्स पैरामीटर पास होंगे तो ऐड हो, एक बार फ्लोट पैरामीटर पास हो तो एडिशन हो। तो कॉमन फंक्शन तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन वाला अगर इंटीजर्स को ऐड करने के लिए तो फ्लोट को पास नहीं करने देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको 2 मेथड के नाम रखने पड़ेंगे, add1 और add2। लेकिन कन्वेंशन क्या है कि मेथड का नाम या फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो वो काम कर रहा है। तो दोनों का नाम ऐड नहीं रख सकते सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इन्होंने अलाउ किया है, आप एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेथड्स का नाम सेम रख सकते हो। लेकिन होगा क्या, अगर बिल्कुल सेम रख देंगे तो कंपाइलर को, जब आप कंपाइल करोगे, कंपाइलर को कंफ्यूजन होगा कि आप कौन से वाले मेथड की बात कर रहे हो, क्योंकि दोनों एक से ज़्यादा मेथड का नेम सेम है। जैसे सपोज आपकी क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नेम अगर सेम हो तो क्या होगा, एक के लिए जो हम बता रहे हैं तो नहीं पता लगेगा कि कंपाइलर की कॉल, टीचर की कॉल किसके लिए है। तो इसके लिए इन्होंने इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वालों ने क्या किया है कि 2 मेथड दिए हैं ओवरलोड करने के लिए। एक तो है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, और बाय चेंजिंग दी डाटा टाइप। कि अगर आपको एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेथड्स के नाम सेम रखने हैं तो इनके पासिंग पैरामीटर की गिनती अलग अलग रखो। जैसे एक में 2 है तो दूसरे में 3 रखो। अगर गिनती भी बराबर रखनी है तो उनकी डाटा टाइप अलग अलग होनी चाहिए। बस इन 2 रूल्स को आपको फॉलो करना है तो आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो। तो मैं एक स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, एडिशन ऑफ नंबर्स। तो इसमें मैंने क्लास का नाम एडिशन लिया है, तो इसमें एक ऐड मेथड मैंने लिया है, साथ में एक हमने ऐड मेथड क्या लिया है, साथ में हमने एक और भी ऐड मेथड लिया है, यानी एक से ज़्यादा मेथड्स का नाम हमने सेम रख दिया है।
तो यहाँ पे इसका मतलब हम मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। लेकिन दोनों ऐड मेथड की ब्रैकेट्स में आप लोग देखो, पहले वाला जो ऐड मेथड है इसमें हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, इंट ए कॉमा इंट बी लिखा हुआ है। सेकंड में 3 पैरामीटर्स लिखे हैं, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। तो इस गिनती के कारण जब भी आप मेथड को कॉल करोगे, इस काउंटिंग के कारण कंपाइलर को पता लग जाएगा कि आप कौन से वाले मेथड की बात कर रहे हो। तो ये 2 मैंने लिखे। अब मेन प्रोग्राम में हम आ जाते हैं। इस फंक्शन क्लास का नाम एडिशन था, तो एडिशन का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया add1। अब इसको यूज करने का देखो, मैंने लिखा add1 डॉट ऐड। तो ब्रैकेट में अगर मैं 2 वैल्यूज दूंगा तो ऑब्वियसली ये पहले वाले ऐड को कॉल करेगा, और अगर मैंने 3 लिखी तो ये दूसरे वाले को। तो क्या करता है कंपाइलर, या तो गिनती चेक कर लेता है, अगर गिनती सेम हो तो आपकी अगर डाटा टाइप आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी, या दोनों भी चीज़ें आप ले सकते हो, गिनती भी अलग अलग हो और डाटा टाइप भी अलग अलग हो। तो ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग, कि हम ये क्या है मेथड ओवरलोडिंग जावा में, और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा में।